अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो पार्ट हैं, एक इनकम स्टेटमेंट है और दूसरा बैलेंस शीट। आज हम लोग बैलेंस शीट करेंगे। इनकम स्टेटमेंट हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट कंपनी की इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है वो हमें बताती है। ठीक है, एसेट्स हम राइट साइड पे लिखते हैं हमेशा और लेफ्ट साइड पे हम लोग क्या लिखते हैं? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ठीक है, आपको पता है लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 और 2 में, कि एसेट हमेशा बराबर होता है कैपिटल के और लायबिलिटीज के। ठीक है, तो इधर हम क्या लिखेंगे? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या कौन से हो सकते हैं हमारे पास? कैश एट हैंड, कैश के बाद हमारे पास बैंक हो सकता है। ठीक है, इन्वेंट्री हो सकती है, स्टॉक यानी। कैश हमारे पास जैसे 10,000, बैंक हमारे पास है 10,000 और स्टॉक हमारे पास है 5,000। अच्छा, स्टॉक की वैल्यू लेते वक्त हमेशा ये ख्याल रखिएगा कि स्टॉक जो है वो आपको क्वेश्चन में दो दे सकते हैं, वो एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। हम बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे तो क्लोजिंग स्टॉक लोगे। और कौन से हमारे पास हो सकते हैं एसेट्स? करंट एसेट्स में अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स में के लिए भी एक पॉइंट है कि बैड डेट्स हो सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स में से बैड डेट्स माइनस करेंगे आप, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू लिखेंगे। बैड डेट्स क्या होते हैं कि आपको ये हो कि यार ये हमारे पास अब वापस अमाउंट नहीं आएगा। तो जैसे आपके पास 10,000 के अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, उसमें से आप लेस कर दोगे बैड डेट्स 5,000, तो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल कितना आ गया? 5,000। तो आपके पास ये करंट एसेट कितना हो गया? आपको टोटल करें, करंट एसेट लिख लें, 30,000 करंट एसेट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आ जाए आप फिक्स एसेट्स पे। फिक्स एसेट्स में हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? फिक्स एसेट में हमारे पास लैंड हो सकती है और मशीन हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है। ठीक है, जो भी फिक्स एसेट्स हैं। तो लैंड है हमारे पास 50,000 की, मशीन है हमारे पास 10,000 की। लेकिन मशीन में आप हमेशा डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, उसके बाद फिर आप मशीन की वैल्यू लिखोगे। जैसे इसमें आप समझो मशीन से पहले आपकी डेप्रिसिएशन की है 5,000 की, तो आपके पास कितना आ गया? मशीन की प्राइस कितनी आ गई? 5,000। तो टोटल आपके पास फिक्स एसेट कितना हो गया? 55,000। इन दोनों का टोटल कितना आ गया? 85,000। और ये हमारे पास क्या हो गया? 85,000 टोटल एसेट्स। क्या हो गया ये? टोटल एसेट्स। क्लियर है यहाँ तक? यानी हम एसेट साइड्स में करंट एसेट लिखेंगे, फिक्स एसेट्स लिखेंगे। अगर कैश है तो कैश लेंगे, बैंक है तो बैंक लेंगे, दोनों है तो दोनों लीजिएगा। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, कभी भी ओपनिंग स्टॉक नहीं लेंगे हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक लेंगे कितना हमारे पास अवेलेबल बच गया है। अकाउंट रिसीवेबल्स लेंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा अकाउंट रिसीवेबल्स के साथ आपको ये हो सकता है कि बैड डेट्स भी है, तो अकाउंट रिसीवेबल्स में से बैड डेट माइनस कर देंगे और फिर हम अकाउंट रिसीवेबल्स की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया करंट एसेट्स। उसके बाद फिक्स एसेट्स है, लैंड हो गया, मशीन हो गया, लेकिन मशीन की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद
फिर हम लोग जो है वो मशीन की वैल्यू लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल एसेट्स आ गए। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाए लायबिलिटीज और इक्विटी साइड पे। अकाउंट पेएबल यानी कि लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या क्या होंगे हमारे पास? अकाउंट पेएबल 10,000, नोट पेएबल 10,000, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने आ गए लायबिलिटीज? 20,000, ठीक है। फिर क्या होगा? ओनर इक्विटी, इक्विटी ओनर इक्विटी क्या हो गई? कैपिटल, कैपिटल कितना है? 50,000। नेट प्रॉफिट जो आपके इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकला होगा, इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट है या लॉस है वो आप ओनर इक्विटी में लिखोगे। अभी हमारे पास नेट इनकम में आ रहा है, ठीक है। कितनी है? 5,000। कितना आ गया नेट इनकम? 5,000, ठीक है। इसके बाद और क्या हो सकता है? नेट इनकम आप सपोज करो आपके पास आ गया 20,000, ठीक है। उसमें आपके पास फिर ड्राइंग भी हो गया। ड्राइंग हमेशा लेस कर लोगे आप। ड्राइंग आपके पास आ गया 5,000 से, तो टोटल आपके पास कितना आ गया? इक्विटी टोटल कितनी आ गई? 70 और 65,000, ठीक है। और टोटल आपकी इक्विटी कितनी हो गई? टोटल इक्विटी कितनी हो गई? 85,000। क्लियर है? यानी जो हमने पैसा लगाया और कितना हमें प्रॉफिट मिला और कितना हमने अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग कर लिया, ठीक है, वो आप फिगर ले लोगे तो आपका 85 आएगा। क्रेडिट एसेट साइड्स और लायबिलिटी साइड दोनों बैलेंस बराबर होनी चाहिए, तो आपको पता चल जाता है उससे कि आपने जो इनकम स्टेटमेंट जो आपने बैलेंस शीट बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई है। तो क्लियर है ये बात? यहाँ तक तो कोई इश्यू है नहीं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई सवाल करते वक्त किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इंशाल्लाह ताला वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और आप लोगों को कोई एग्ज़ाम का क्वेश्चन करना हो या करवाना चाहें तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में दे दें, उसका लिंक दे दें, तो मैं इंशाल्लाह ताला वो आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा। ये हमने रफ फिगर्स लिए हैं और इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।